से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। हरियाणा के नौजवानों के देशभक्ति के जज्बे और सेना के प्रति लगाव को देखते हुए सरकार ने देश का पहला रक्षा विश्वविद्यालय गुड़गांव में बनाने का निर्णय लिया है। भारत का है गौरव सम्मान, हरियाणा प्रदेश का जवान, इतना बदल गया हरियाणा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंद्र सरकार का बड़ा चुनावी फैसला, सरकारी नौकरियों में जाटों को मिलेगा आरक्षण। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, देश भर में ओबीसी कैटेगरी में होंगे जाट। यूपी में चरम पर पहुंची सियासत, रैलियों के सुपर संडे में मोदी, मुलायम और केजरीवाल ने एक दूसरे पर साधा निशाना। मुलायम ने मोदी को लिया आड़े हाथ, कहा मुसलमान होते के वफादार, मूर्ख न समझे बीजेपी।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार का बिहार बंद, मुख्यमंत्री भी सड़क पर उतरे। पार्टी नेताओं ने थालियों के साथ पूरे शहर में निकाला जुलूस। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का जनता को तोहफा, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 53 रुपए हुआ सस्ता, अब 1050 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। और एशिया कप का महामुकाबला, 246 रन का पीछा कर रहा है पाकिस्तान, चल रही है कांटे की टक्कर। नमस्कार, खास बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक वो मेहमान हैं जिनसे हम अपने दर्शकों का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहें, क्योंकि वो एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की सचमुच ज़रूरत नहीं है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजू श्रीवास्तव जी। नमस्कार राजू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम खास बात में। आप इस प्रोग्राम में आपने अपना बहुत अमूल्य समय निकाल के दिया। सर, आमतौर से इसमें हम इस प्रोग्राम का जो कंसेप्ट रखते हैं वो हम पॉलिटिकल लोगों का रखते हैं, स्पोर्ट्समैन या ब्यूरोक्रेट्स का रखते हैं। तो मैं अभी आजकल नेता भी हूँ और अभिनेता भी हूँ। इसीलिए बल्कि हम ये कहें कि आप तो एवरग्रीन स्टार की तरह हैं, लोग आपको सुनना और देखना चाहते हैं। सर, शुरुआत करना देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं हूँ अभिनेता, हाँ ठीक है, और यहाँ से मैं हूँ नेता। जी जी सर, एक अच्छी शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं प्रदेश में जहां पॉलिटिकल ड्रामा बहुत चलता रहता है, लेकिन उस पॉलिटिकल उसमें आपने इस बार उसमें कदम रखे हैं और कानपुर से लोकसभा प्रत्याशी आप हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और संघर्ष भी है इसमें, लेकिन संघर्ष के बाद जब कुछ हासिल होता है उसका एक अलग आनंद है। और मेरा तो जीवन में एक ही टैगलाइन रही जिसको मैंने फॉलो किया, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, मैं मुश्किल को ही मंजिल मानता हूँ। तो ठीक है, नए नए आए हैं, खींचतान हो रही है और बहुत सी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो नए लोग आना भी चाहिए। पुराने लोगों ने क्या कर लिया? पुराने तो हमारे यहाँ से जैसे 3 बार से सांसद हैं, है ना, श्री प्रकाश जी, लेकिन 15 साल से वो सांसद हैं कानपुर के। लेकिन हमारा कानपुर जैसे ही था वैसे ही है, बल्कि और बदतर हो गया है। तो लोग भी चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, तो मैं इसमें कूद पड़ा हूँ और बहुत ही इमोशनली, भावनात्मक मैंने निर्णय लिया है। मैंने कहा मैं कानपुर का जन्मा हूँ, यहाँ का मेरे ऊपर ऋण है, यहाँ मेरा नारा गड़ा है, मेरा पैतृक घर है वहाँ पे। तो मैंने कहा अब पूरी दुनिया में नाम हो गया, लोकप्रिय हो गया, लोगों ने प्यार आशीर्वाद दे दिया, तो फर्ज है अब समाज के लिए कुछ करें, नहीं तो लगेगा अब स्वार्थी हैं, अपने लिए जीते हैं। हम प्रोग्राम करते हैं, कॉमेडी करते हैं, पैसे मिल जाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, बस भूल गए अपने वतन को। तो ये सोच के मैं संघर्ष करने उतर आया हूँ और कानपुर को सुधारना है, कानपुर को बेहतर बनाना है। सर, आमतौर से जैसे आप राजनीति में आ चुके, राजनीति में अलग अलग दुश्मन होते हैं, दल होते हैं, लेकिन आपकी जो लोकप्रियता रही है वो चाहे हर पार्टी के लोग आपके उतने ही बड़े प्रशंसक रहे हैं, तो कानपुर के अंदर कोई आपको विरोध कर पा रहा है क्या? ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे जो चाहने वाले हैं भाई बहन, वो भाजपा में भी हैं, बसपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सब जगह हैं। लेकिन अब मुझे अगर काम करना है, सेवा करनी है, तो मुझे कोई एक पार्टी तो चुननी थी। तो फिर अखिलेश जी से हमारी मित्रता हो गई, उनके काम करने के ढंग से मैं प्रभावित रहा। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी बाप बेटे दोनों इस तरह से हैं कि इसमें सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे उनके पिताजी हैं तो उनमें ग्रामीण परिवेश है, एक शिक्षक रहे, एक किसान रहे, वो हिंदुस्तान की महक है उनके अंदर, हिंदुस्तान का कल्चर है। वहीं अखिलेश जी जो हैं ये आधुनिकता वाले हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई की, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, तो ये आधुनिकता को लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगा ये संगम बहुत अच्छा है। तो मैं सफाई महोत्सव में अक्सर जाया करता था, कई साल से जा रहा था। तो वहीं इस तरह की बात चली और मैंने भी अपना आकलन किया। मैंने कहा यार खूब नाम भी हो गया, प्रसिद्धि भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो चलो पॉलिटिक्स में चलते हैं। कम से कम हम लोगों के पॉलिटिक्स में आने से ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब जैसे मैं हूँ, आज भी मैं किसी चैनल में आता हूँ तो मुझे पैसे मिल जाते हैं। किसी भी शहर में खड़े होकर मैं 1 घंटे कार्यक्रम करूँ हास्य का तो मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो कम से कम लोगों को ये इत्मीनान है कि ये सेलिब्रिटी घोटाला नहीं करेंगे और घोटाला करने की आवश्यकता नहीं है। और आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी सेलिब्रिटी ने अब तक घोटाला नहीं किया। कुछ ऐसे ज़रूर निकले जो पॉलिटिक्स नहीं झेल पाए, वापस लौट गए।
और मैं बहुत ज़मीनी आदमी हूँ और सच्चाई के साथ चलता हूँ, बहुत हवा में उड़ने वाला में से नहीं हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सेलिब्रिटी पहला चुनाव तो जीत जाते हैं अपने चेहरे के दम पे, अपनी लोकप्रियता के दम पे, चाहे वो सुनील दत्त हों, राज बब्बर हों, जया प्रदा हों, अजरुद्दीन हों, नवजोत सिंह सिद्धू हों, गोविंदा हों, धर्मेंद्र हों, सब जीते हुए हैं। सेलिब्रिटी हारता ही नहीं है। एक आध सेलिब्रिटी हारे तो वो सेलिब्रिटी से ही हारे हैं। जैसे शेखर सुमन हारे हैं तो वो शत्रुघ्न सिन्हा से हारे हैं। हाँ, मनोज तिवारी इसके अपवाद है। लेकिन जो सेलिब्रिटी सेकंड टाइम जीता है, मुझे लगता है उसने ज़रूर कुछ काम किया होगा और काम करना पड़ेगा। चिकने चुपड़े चेहरा लेके आप एक बार तो चलिए लोगों को फंसा सकते हैं, लेकिन उतरे हैं तो पूरे मन से उतरिए और काम करिए। एसी कार से बाहर निकलिए और ये ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ भूल जाइए, जनता के साथ सड़क पे उतरिए। और मैं तो उन्हीं का आदमी हूँ, आम आदमी हूँ। मैं गरीबी देखी है। मैं कोई बड़े राजनेता का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई फिल्म स्टार का बेटा नहीं हूँ। अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। तो कहीं ना कहीं सर ये माना जाए कि कहीं जो पॉलिटिक्स है उसको भी आपने एक बहुत ही अगर हम बोले हल्के उसमें खासतौर से माहौल में आपने बनाने की कोशिश। अगर कहीं ना कहीं आप जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में अगर आते हैं तो जो माहौल जो कहीं ना कहीं घोटालों का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, मुझे लगता है कम करेंगे शायद। बिल्कुल। मैं चूँकि मैंने पूरी दुनिया ट्रेवल किया है और सब जगह घूमा हूँ और सब जगह मैं सीखता हूँ, कुछ ना कुछ हासिल करता हूँ। मैं कुछ चीज़ें तो नहीं करना चाहूँगा पॉलिटिक्स में, और लोग भी अब यही चाहते हैं। एक तो लंबे लंबे भाषण से लोग ऊब गए हैं। अब नेता वो चलेगा जो फ्रेंडली होगा, दोस्ती की तरह बात करेगा और इंतज़ार नहीं कराएगा किसी को। काम तुरंत होना चाहिए। और ये हार फूल जो आते हैं, हज़ारों रुपए के फूल ले लेके लोग नेता को पहनाते हैं, इतने मोटे मोटे, तो वो सब बंद होना चाहिए। हार फूल जो चढ़े वो ईश्वर और ऊपर वाले की शान में चढ़े, वो होना चाहिए। और जब कोई बड़ा मंत्री शहर में आता है किसी शिलान्यास के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे छोटे मंत्री, राज्य मंत्री अपना अपना काम छोड़ के और जनता दरबार वगैरह छोड़ के, और वो सब हेलीपैड पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पहुंच जाएंगे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए कि सर मैं आप आए तो मैं आया हूँ। ये बंद होना चाहिए। दूसरा, ये ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती है, तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है जब तक प्रधानमंत्री निकल नहीं जाते वहाँ से। ऐसे कई केसेस आपने भी सुने होंगे कि कोई बीमार कोई पेशेंट, वो उसी में बेचारा ऑफ हो गया एम्बुलेंस में, उसको रास्ता ही नहीं दिया कमांडोज ने और पुलिस ने। ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और जहाँ तक कानपुर की बात है, कानपुर में पला बढ़ा हूँ, कानपुर से इतना जुड़ा हूँ मैं कि जब मेरे कोई कार्यक्रम भी आते थे किसी चैनल पे, तो मैं कानपुर का नाम उसमें ज़रूर बहाने से ले लिया करता था। तो कानपुर के जो विषय हैं, जैसे गंदगी बहुत है, बिजली की समस्या तो है ही है, और कानपुर बहुत कंजस्टेड बस गया है, बहुत अतिक्रमण हो गया है, सड़क पे चलने को नहीं मिलता। तो कानपुर एक तरफ से फैल नहीं पा रहा है, एक तरफ गंगा जी पड़ जाती है तो उसके आगे बढ़ नहीं पाता है। तो मेरे मन में है, हालांकि मैं तो बहुत अभी छोटा हूँ, मेरी प्लानिंग में है कि अगर मैं जीत जाता हूँ और ऊपर मैं बात पहुँचाऊँगा, तो गंगा बैराज पे एक ब्रिज बना के एक कानपुर 2 बसाना चाहिए, कानपुर 2, मुंबई की तर्ज पे। तो मुंबई है, न्यू मुंबई होना चाहिए। और दूसरा, जैसे बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो कच्चे मकान हैं, बहुत झोपड़ियाँ, उनको तोड़ के वहाँ टावर बने और उन लोगों को उसमें घर दे दिए जाए, तो उससे सब जगह वो खाली मिल जाएगी अगल बगल, वहाँ गार्डन बने, अस्पताल बने, सड़क चौड़ी की जाए। सर एक चीज़ और खास तौर से आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में एक चीज़ निकल के आती है, जो दर्शक भी खास तौर से इससे ज़रूर इस बात से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो अग्री करेंगे कि जब भी कोई, जितने भी कलाकार हैं इस देश में, तो उसके पीछे एक मकसद, एक उद्देश्य होता है। हर कला में एक उद्देश्य होता है। आपने जब भी जो आप कॉमेडी भी करते थे, आज नहीं काफ़ी वर्षों से आप करते, उसमें उसके पीछे हमेशा एक उद्देश्य रहा है। उस उद्देश्य को आपने अपनी वाणी से कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचाया।
तो ये माना जाए कि आपके अंदर खास तौर से जन समस्याओं से लेकर के जो यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या है वो आपके जानकारी है और आप उसके प्रति गंभीर भी दिखे क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व किया। सर, कानपुर की बात हम कर रहे हैं, आपने कानपुर का जिक्र किया, खास तौर से औद्योगिक शहर है, इतने बड़े बड़े लोग वहां से बने, कोल मिनिस्टर वहीं से हैं, जो कोल घोटाला चल रहा है, सारी सब चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं क्या डिफरेंस लग रहा है इस बार की पुराने वाले सांसद जी और आप राजीव श्रीवास्तव जी अगर सांसद बनेंगे, उन्हें क्या डिफरेंस लग रहा है कि आपको मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जितने भी सांसद हुए इससे पहले तो हमें लगता काम करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखी। वैसे ही कानपुर वैसे ही है, अब मैं उसमें और क्या सफाई दूं। वैसे ही जाम लगता है, वैसे ही नालियां भरी रहती हैं, गंदगी वैसे रहती है, कूड़ा वैसे रहता है, बिजली आती नहीं है, बेरोजगारी है और कानपुर का नाम बहुत बदनाम है पूरी दुनिया में। कुछ चौथा या पांचवा वर्ल्ड का प्रदूषण वाला शहर घोषित हुआ है। तो एक आध नए पुल दिखाई पड़ते हैं कानपुर में। राजीव श्रीवास्तव से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनरेगा मनरेगा रोजगार गारंटी मनरेगा, एक बरस में 100 दिन भाई रोजगार की गारंटी पाई। प्रतिदिन 214 रुपया स्वाभिमान से हुई कमाई। हरियाणा में मनरेगा के तहत 214 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। मेहनत कश को मिलेगा काम, काम के मिलेंगे ऊंचे दाम। इतना बदल गया हरियाणा। एक बार आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं वन एंड ओनली राजीव श्रीवास्तव जी से। राजीव जी, खास तौर से आप पॉलिटिक्स में जब आपने कदम रखा तो एक चीज़ निकल के आती थी कि कलाकार बहुत सारे पार्टीज में गए, लेकिन आपके बारे में लोग आपको अपना समझते हैं। एक जो नेचुरल पर्सनैलिटी जो आपके अंदर है वो एक कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक कॉमन घर से निकला हूँ, तो मेरे आज भी जितने दोस्त हैं बचपन के वही पक्के दोस्त हैं। उसमें से कुछ एक दो सब्जी वाले हैं, एक आध मेरा दोस्त है परचून की दुकान करता है, तो उन्हीं के साथ बैठता हूँ, वही मुझे अभी भी आनंद आता है। और जाहिर है कि मैं कार से जाके वहाँ उतरूँ उसकी दुकान के सब्जी वाले पे, तो ऐसा लगता है मैं जैसे कुछ चिढ़ाने आया हूँ उसको। तो मैं अपने हिसाब से उनके बच्चों के लिए जो बन पड़ता है, मेरी जो क्षमता है मैं करता भी रहा हूँ, जो कि जिसका कोई चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये टिकट तो मेरी अभी हुई है 1 साल पहले। कानपुर में मैं जब मैंने ऐसी कोई समस्याएं सुनी, कोई दुर्घटना हुई, एक क्रिकेटर ने आत्महत्या कर लिया था, एक किसी को इलाज के लिए बहुत सख्त ज़रूरत थी, तो बाढ़ आ गई थी, बाढ़ के लिए हो, तो कानपुर हमेशा ये सुन के मैं हमेशा जाता रहा हूँ। और वहाँ मैंने
मेरी जो छोटी सी क्षमता है, मैंने हमेशा काम किया है और उसका मैं प्रचार पहले कभी नहीं किया। तो अब ये चुनाव में हूँ, लोग कहते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है। अभी भी मैं कानपुर में कुछ जगह गया तो मैंने कहा कि चलो कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो बोले मीडिया को बुलाया। हमने कहा मीडिया को क्यों बुलाएं, हमें तो इस परिवार के लिए करना है। नहीं रुक जा अभी रुके रहो, मीडिया आ रही, रुक जाओ अभी ना, तो अभी अंदर रखो मीडिया का इसमें बड़ा मैं हैरान हूँ इस परंपरा से कि सब चीज़ आप बताइए, अपने मुंह से अपना प्रचार करिए। अभी एक दिन मैं निकला तो वहाँ देखा कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग ठिठुर रहे थे ठंड में। तो दूसरे दिन मैंने ऑर्डर दिया और अपने भाई को, अपने दोस्तों के लिए रात में मैं शुरू हो गया कंबल बांटना दोस्तों के साथ। वहाँ आए हमारी पार्टी के कुछ लोग बहुत नाराज़ हो गए कि अरे हमें बुलाना चाहिए था और आप ये कर रहे हैं, ये सब आप ऐसी परंपरा मत डालिए, हमको ले लेना चाहिए था, विधायक जी को ले लेना चाहिए था साथ में, और उनको आप कहते तो मैं चलता साथ में और मीडिया को बुला लेता। ये ऐसे नहीं होती राजनीति। राजू जी आप समझ नहीं रहे हैं लेकिन मैं अब ऐसी करने की परंपरा डालूंगा। सर आप समाजवादी पार्टी में आप आए हैं, विश्व भर में आपने भ्रमण किया, राष्ट्रीय स्तर पे भी आपकी जो छवि है यहाँ पे, हर राजनीतिक दल का बड़ा नेता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको बाय नेम और आपकी पर्सनैलिटी से आपको जानता है। फिर भी आप एक क्षेत्रीय दल से जुड़े और उत्तर प्रदेश में आकर के उनकी सरकार समाजवादी पार्टी की, और बहुत अच्छी छवि, क्योंकि आप इतने दिनों से उत्तर प्रदेश में, तो इस समय बहुत अच्छी छवि नहीं है। सर्वे जो आ रहे हैं खासतौर से उसमें भी आपको दिखाया रहा है कि पार्टी ने बहुत अच्छी इमेज नहीं है, बहुत अच्छी कैपेसिटी नहीं है। फिर भी आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं आप इस करियर में, जो आपका नया करियर शुरू होने वाला है, कहीं थोड़ा खिलवाड़ हो सकता है उससे? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, मैं आपको कहूँ, आपको आश्चर्य होगा आपके हिसाब से, बहुत अच्छा काम कर रही है। और उतना वही मीडिया, आप लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं मीडिया पीपल कि वो बात हम लगता है लोगों को बता नहीं पाए। अब केजरीवाल जी ने पानी जो फ्री किया था कुछ दिन के लिए, इन्होंने अभी किया था। हमारे यहाँ किसानों को और उनको पानी माफ़ पहले से है। कन्याधन योजना है जिसमें लड़कियाँ अगर आगे पढ़ना चाहें और गरीब हैं तो उनको मदद की जा रही है। लैपटॉप बांटा गया, तब तो बहुत मजाक उड़ा कि लैपटॉप क्या करेंगे बच्चे, ये है वो है। अब उसी लैपटॉप को अभी एमपी गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही है। उस लैपटॉप से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के, सारी जानकारी उनको हो रही है। हाँ, कुछ ने कहा दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लैपटॉप से फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्टूडियो खोल दिया, फोटो खींचते हैं लोग। हमने, ये तो और अच्छी बात है, किसी न किसी को काम मिला। तो नई नई चीज़ें हो रही, जिसका बहुत सारे लोग, कुछ एम्बुलेंस सेवा की है, आपके दरवाजे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस ने कुछ नंबर घोषित किए हैं। तो काम हो रहा है, उतना प्रचार नहीं कर पाए, लेकिन ये अवश्य है, ये तो गुंजाइश हमेशा रहेगी। हम नहीं कहेंगे कि सब कंप्लीट हो गया, और बेहतर हो सकता है। अखिलेश यादव जी इस समय, राजू जी, मुख्यमंत्री प्रदेश के, जैसे आपने शुरू में कहा कि डिफरेंस है, मतलब कि पिता पुत्र जो है अपने आप में दोनों की अपनी क्वालिटीज़ है, मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो जिस पैमाने पर उनको रखा गया था, वो पैमाने पे कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतरते नजर आ रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है, क्यों नहीं? और लोगों में खासतौर से आप एक डेड ऑनेस्ट कार्यकर्ता की तरह, आपकी फीलिंग्स है वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आप एक इंडिविजुअल के तौर से अगर हम बात करें, तो आखिर क्यों वो उनकी वो इमेज नहीं आ पा रही, वो जो लोगों को उनसे उम्मीदें थी, वो उम्मीदें क्यों नहीं हो पा रही हैं? नहीं, उसका रीज़न तो वही मैंने बताया कि काम अच्छे बहुत सारे हो रहे हैं, जिसको हम लोग लोगों तक शायद पहुंचा नहीं पाए। अब ये ज़रूर है कि हमने जो काम किए हैं, ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये ज़रूर सारे प्रत्याशियों को चाहिए, सारे विधायकों और सांसदों को चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो हमने किया, वो तो लोगों को बताओ, आप झूठ मत बोलो, लेकिन इतने काम पार्टी कर रही है वो तो लोगों को बताओ। तो मुझे लगता है वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचाने की आवश्यकता है। और देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है, अब इसमें उत्तर प्रदेश में कितने गुजरात आ सकते हैं? गुजरात में 5 से 6 करोड़ लोग रहते हैं, 5.5 करोड़ लोग, और यहाँ 22 करोड़ लोग हैं। लेकिन ठीक है, इससे बहाना नहीं बनाना चाहिए, और बेहतर करने की गुंजाइश है।
तो अब बहुत जल्द देखेंगे इस पे काम होने वाला है, इस तरह की तैयारी चल रही है। राजू जी, एक चीज़ और ख़ास तौर से जो अभी जो प्रधानमंत्री के दावेदार इस समय देश भर में चल रहे हैं, उन दावेदारों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? राहुल जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, अब यहाँ से मुलायम सिंह यादव जी हो गए, मायावती हो गई हैं, एक तरफ जयललिता है, एक तरफ ममता अभी बनर्जी देखिए है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाई, उनका 56 इंच का सीना है। हाँ, अब 56 इंच के सीने वाला मैंने कोई आदमी देखा नहीं। हाँ, उसमें कथा कहानियों में देखा है वो दैत्यों को या जो दैत्य हुआ करते थे राक्षस, उनके सीने हमने कहानियों और किस्सों में सुना है। उसमें रामलीला वगैरह में इस तरह से देखा है। तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और हर एक में कुछ बुराई कुछ अच्छाई होती है। और राहुल गांधी जी मुझे लगता है उतना लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना उनसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उतना लगाव नहीं हो पा रहा है लोगों का। आई डोंट नो। और अगर कांग्रेस में इतने सारे करप्शन की लिस्ट है आपके पास, तो राहुल गांधी जी को उस पर वर्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद जल्दी जुड़ सकते हैं लोगों तक। राजू जी से हमारी बातचीत जारी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। एक बार आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं राजीव श्रीवास्तव जी से। राजीव जी, पॉलिटिक्स में खासतौर से आपने बोला कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं एक बार चुनाव जीत जाते हैं, क्या ये माना जाए कहीं ना कि आज भी जैसे जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर से गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये एक सेलिब्रिटिकल पर्सनैलिटीज के तौर पे खासतौर से आज भी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए कहीं ना कहीं उत्सुक रहते हैं। और मुलायम सिंह यादव जी जो है वो कहीं ना कहीं आपने बोला कि जमीनी नेता है, फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग एक क्षेत्र तक ही सीमित रह पाए और ये पूरे देश भर में से हो गए। आप राजनीति को भी समझते हैं और खासतौर से समाज को भी समझते हैं। आज अगर हम बात करें इस देश में मूलभूत चीजें क्या हैं जिसको लेकर के कोई भी आदमी जो नेतागिरी अगर में आता है या राजनीति के क्षेत्र में आता है, उसको वो काम करने चाहिए? पहले तो कांग्रेस पूरे देश में फैली हुई है, बिकॉज वो तो 100 साल से ऊपर की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी कुछ 20 साल पहले की है। तो ये बहुत अच्छा है। नेताजी समझते हैं कि पहले एक प्रदेश को खुशहाल बना लें, यहाँ को तरक्की कर लें, फिर आगे पैर फैला सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है। फिर भी कुछ कार्यकर्ता जो अच्छा काम करना चाहते हैं और पार्टी की नीतियों को फॉलो करते हैं, नेताजी को फॉलो करते हैं, वो कुछ दूसरे प्रदेशों में भी कुछ हमारे MLAs वगैरह हैं, हमारे मुंबई में भी हैं और प्रदेशों में भी हैं। लेकिन हाँ, ये हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी है। इसमें खासतौर से कि मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात कर रहे थे, और ये जो सेलिब्रिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, सोनिया गांधी जो, राहुल जी जो, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे जो मूलभूत जो उनको समस्या है उनसे दूर होते आ रहे। आपको क्या लगता है कि
कौन सी मेजर समस्याएं हैं जिनको लोग चाहते हैं कि राजनीति के जो लोग हैं वो उस चीज को दूर कर सके? जो मैंने महसूस किया सबसे मिलने के बाद, यूपी में तो एक तो बेरोजगारी समस्या ख़त्म होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता हमारे यहाँ दिया जा रहा है, लेकिन इस पर और काम होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ही नहीं, उनको रोजगारी मिल जाना चाहिए, तो ये मूलभूत है। और बिजली को लेके ज़्यादा शिकायतें मुंबई में भी लोग करते हैं हमसे हमारे कुछ फिल्म स्टार एक्टर हैं, वो हमसे कहने लगे यार तुम्हारे यूपी में और कानपुर में बिजली की तो बहुत समस्या, बत्ती तो आती नहीं है। हमने कहा गलत है, हमारे कानपुर में बत्ती बहुत ज़्यादा आती है। बोले कैसे? हमने तो बम्बई में दिन में एक बार बत्ती आती है, हमारे यहाँ दिन में 4-5 बार बत्ती आती है। तो बड़ी बड़ी समस्याएं तो यही है। और हम जब लखनऊ से कानपुर की तरफ जाते हैं, एक उन्नाव वाला पुल जो है बहुत ज़माने से अटका हुआ, वहाँ मेरा अक्सर 2-2, 3-3 घंटे ख़राब होता है, तो जाम की बहुत बड़ी समस्या। अच्छा राजू जी, खासतौर से एक जो वर्तमान पर आपने देखोगे विधानसभा में खासतौर से विधायक कपड़े उतार रहे हैं, इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में कपड़े उतार रहे हैं, लोकसभा में लोग मिर्चियां फेंक दे रहे हैं लेकर के। तो एक अभिनेता जब राजू श्रीवास्तव खासतौर से वो इतना बड़ा कलाकार जब कानपुर की गलियों में और जब सड़कों पे चलता होगा, तो आपको डर नहीं लगता कि कोई आपके साथ कोई इस तरह की हरकत कर दे? जो नहीं, मुझे लगता है मेरे प्रशंसक और चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो ऐसी कोई समस्या अभी तक आई नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कोई बदतमीजी अगर कोई करने आएगा, तो हमारे जो चाहने वाले हैं वही उसको सीधा कर देंगे। तो कानपुर में कम से कम ये दिक्कत नहीं है। मैंने इस पे इतनी घिसाई की है, इतनी रगड़ाई हुई है मेरी ज़िंदगी में। मैंने मुंबई में 1 साल रिक्शा भी चलाया है, वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ है। तो मुझे कोई क्या परेशान कर पाएगा और क्या तकलीफ दे पाएगा, तो ऐसा कोई डर नहीं है मुझे। राजू जी, एक आखिरी मैं खासतौर से दर्शकों के लिए हमारे कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? खाओ पियो मौज लो और कम पड़े तो हुल लो। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। राजू जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आप अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो ये थे राजू श्रीवास्तव जी, जो अभी तक जो लगभग कई दशकों से अगर हम बात करें, लोगों को उन्होंने हंसाया, हर घर में खुशियां दी इन्होंने। दर्शक अभिनय इस खुशी को वोट में कैसे तब्दील करते हैं वो आने वाला समय बनाएगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी बहुत ज्यादा इनकरेज्ड हैं और एक्साइटेड हैं कि अगर इनको ये मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने हमेशा मजाक में लोगों तक पहुंचाई, वो उसको एक गंभीर रूप दे करके लोगों तक पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह एक और इससे खास में हमारे साथ आपके सामने शामिल होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में पद्धति विजेता